हम्म। ठीक है। चलिए, तो हम लोग फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं आज। आप दिख रहा होगा सबको, क्लियर दिख रहा होगा। ये बात। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स। ये बात है, फार्माकोलॉजी आप सब जानते हैं कि स्टडी ऑफ ड्रग्स है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि दवा क्या होता है ना। ड्रग क्या, व्हाट इज ड्रग। तो आपसे वाइवा में या कहीं भी ये बात पूछी जाती है कि भाई ड्रग क्या है। तो ड्रग क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ड्रग एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, जो आप क्यों देते हैं, क्योंकि इसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि बॉडी के कुछ फंक्शंस को मॉडिफाई करना होता है, या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को एक्सप्लोर करना होता है ना। क्यों देते हैं, सब्सटेंस फॉर मॉडिफाई। साथ में लिखते चलो तो बढ़िया होगा। सब्सटेंस फॉर मॉडिफाइंग और एक्सप्लोरिंग फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शन और पैथोलॉजिकल स्टेट। यानी समझो, इसको याद नहीं करना है। हम कोई भी दवा क्यों देते हैं, दवा हम इसलिए देते हैं कि हमको बीमारी ठीक करना है, तो ये बात। लेकिन क्या दवा देने से हमेशा बीमारी ही ठीक होता है। अब जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो क्या प्रेगनेंसी कोई बीमारी है, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हैं। तो वो क्या करता है, वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन को मॉडिफाई करता है। तो ये बात समझिए, ड्रग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है जो बीमारी को ठीक करता है। ड्रग का मतलब ये भी होता है कि जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को मॉडिफाई करे। तो हमारे पास ड्रग क्यों देते हैं, इंटेंशन क्या होता है। तो सब्सटेंस फॉर मॉडिफाइंग और एक्सप्लोरिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन, इसको ध्यान से समझिए, फिजियोलॉजिकल फंक्शन और पैथोलॉजिकल स्टेट और पैथोलॉजिकल स्टेट। समझ में आ रही बात। क्यों, ये दोनों काम, चाहे हम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को मॉडिफाई करें या फिर पैथोलॉजिकल स्टेट को ठीक करें, वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमको फाइनली बेनिफिट चाहिए। क्या चाहिए, फॉर बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। तो ये इसमें जब हम ऐड कर देंगे फॉर बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट, बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट, तो ये हमारा डेफिनेशन ड्रग का पूरा होगा। आप समझिए बात को। तो ये एक सब्सटेंस है जो हम मॉडिफाई या एक्सप्लोर करने के लिए देते हैं बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को, और पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ बॉडी को ठीक करने के लिए। क्यों, फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट, यानी जिसको दवा दे रहे हैं उसके बेनिफिट के लिए। आई आई होप कि समझ में आ गई होगी बात ये। दवा क्या है ये बात समझ गए। अब देखिए, दवा जब हम देते हैं तो हम एक चीज का ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं, रिस्क और बेनिफिट का। तो यहाँ पर देखते हैं रिस्क बेनिफिट रेशियो। रिस्क बेनिफिट रेशियो, देखिए इसको हम आपको समझाएं। जैसे मान लीजिए स्टेरॉइड्स हैं, आप स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। आप जानते हैं कि स्टेरॉइड्स जो है ये हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है। स्टेरॉइड हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन कभी कभार स्टेरॉइड लाइफ सेविंग ड्रग हो जाता है। अगर कोई कोई पेशेंट है और वो कोमा में है, उसको कोमा से निकालना है आपको, तो वहां पर, या फिर कोई कोई पेशेंट है जिसके अंदर बहुत खराब तरह का इन्फ्लामेशन होया हुआ है, खराब तरह का इन्फेक्शन होया हुआ है, तो उसको उस टाइम हमको उस इन्फेक्शन से बचाना है। तो हम रिस्क और बेनिफिट असेसमेंट करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये दवा दे रहे हैं तो इसमें रिस्क ज्यादा है या बेनिफिट ज्यादा है। तो एट दैट मोमेंट जब आप ड्रग एडमिनिस्टर करा रहे हैं, उस टाइम आप सोचिए कि क्या इंपॉर्टेंट है ना, रिस्क ज्यादा है या बेनिफिट ज्यादा है। बेनिफिट ज्यादा है तो उस दवा को देते हैं, रिस्क ज्यादा है तो दवा को ड्रॉप कर देते हैं। तो ये दवा का डेफिनेशन है। आई होप कि आप समझ गए। देखिए एक एक स्लाइड हम यहाँ से बढ़ाते जाएंगे, आपको जब दिक्कत होगा तो आप बोलिएगा हमको। इसीलिए कह रहे हैं साथ में लिखते चलिए। चलिए, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज आता है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दवाओं का रूट, है ना। तो हम ये अब देख रहे हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे बात पे ध्यान दो। ये लिख रहे हैं, ये भी देखते चलो, लेकिन बात पे ज्यादा ध्यान दो। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। इसमें क्या है, आप जानते हैं कि कितने तरह का रूट है। तो दो रूट होता है मेनली।
इसको अच्छे से देख लो, इस चार्ट को, तुमको और एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं होगी। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में लोकल होता है, लोकल होता है और सिस्टेमिक होता है, लोकल एंड सिस्टेमिक। ठीक, समझ गए आप? तो दो रूट है ड्रग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब दवा देने का रूट, दवा देने का रास्ता। तो दवा देने के रास्ते कितने हैं हमारे बॉडी में? दो हैं, एक तो लोकल है और एक सिस्टेमिक है। समझ गए आप? अब देखिए, आप लोकल में जानते हैं, ठीक, लोकल में आप जानते हैं कौन सा रूट होता है? लोकल में जैसे कि टॉपिकल ड्रग्स होते हैं, टॉपिकल, टॉपिकल ड्रग्स, जैसे कि ऑइंटमेंट्स होते हैं, ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट्स, सॉल्यूशंस, क्रीम्स, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके टॉपिकल ड्रग्स हैं, जिनको आप लोकली अप्लाई करते हैं, यानी जिस किसी जगह पर बाहर में ही अप्लाई करते हैं, उसको आप कहते हैं लोकल रूट। ठीक है। सिस्टेमिक रूट आपका दो तरह का है, सिस्टेमिक पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। सिस्टेमिक दो तरह का है। कौन दो तरह का है? क्या क्या है दो तरह का? तो एक को आप जानते हैं एंटेरल, एक रूट को आप कहते हैं एंटेरल, और एक होता है पार एंटेरल, पार एंटेरल। अब देखिए, ये दोनों वर्ड समझने की जरूरत है, एंटेरल और पार एंटेरल। एंटेरल क्या होता है? तो एंटेरल का मतलब, आप जो भी दवा दे रहे हैं वो इंटेस्टाइन के थ्रू जाएगा बॉडी में, है ना, उसको इंटेस्टाइन में जाना है। तो जो दवा किधर जा रहा है? इंटेस्टाइन के थ्रू, बॉडी में इंटेस्टाइन के थ्रू, उसको आप कहते हैं एंटेरल। तो अब एंटेरल का दो रास्ता देखिए, इंटेस्टाइन के थ्रू दवा जाए उसका दो रास्ता है, एक या तो आप क्या दें, ओरल दें, तो वो फाइनली इंटेस्टाइन में जाएगा, या फिर आप रेक्टल दें। तो तो एंटेरल रूट दो तरह का है, ओरल और रेक्टल, ओरल और रेक्टल। तो कुछ दवाएं रेक्टल दी जाती है, जैसे एनिमा वगैरह दिया जाता है रेक्टल, और आप मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आप जानते हैं वो ओरल दिया जाता है। तो ये आप समझे। इस तरह से आप अपने कॉपी में क्लासिफिकेशन लिखिए, एक तरफ लोकल लिखिए, एक तरफ सिस्टेमिक लिखिए। लोकल में टॉपिकल ड्रग्स हैं, और सिस्टेमिक फिर फर्दर दो तरह का, एंटेरल और पारेंटेरल। एंटेरल का मतलब हो गया कि जो दवा कहाँ जाए, इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे बॉडी में जाए, उसको हम कहते हैं एंटेरल। और पारेंटेरल यानी कि जो इंटेस्टाइन के रास्ते को स्किप कर दे, स्किप्स द इंटेस्टाइन। समझ में आ रही बात? स्किप्स द इंटेस्टाइन, उस रास्ते को हम कहते हैं पारेंटेरल। समझ में आ रही है बात? यानी कि अवे फ्रॉम इंटेस्टाइन। क्लियर है? क्लियर है भाई, यहाँ तक सबको समझ में आ रही है बात? अब हम पारेंटेरल को क्लासिफाई करेंगे अलग से। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, यहाँ समझिए पारेंटेरल। पारेंटेरल, ठीक। तो पारेंटेरल फर्दर दो तरह का होता है। देखिए, अक्सर एक मिथ बना रहता है हमारे जहन में, जो पहले से है, कि वो दवा जो हम इंजेक्ट करते हैं सिर्फ वही पारेंटेरल है। ऐसी बात नहीं है। बहुत सी दवाएं हैं जो नॉन इंजेक्टेबल हैं, लेकिन वो पारेंटेरल हैं, है ना, दूसरे भी रास्ते हैं। तो पारेंटेरल में पहला क्या है? इंजेक्टेबल, पहला है इंजेक्टेबल, और दूसरा है नॉन इंजेक्टेबल, नॉन इंजेक्टेबल। तो इंजेक्टेबल और नॉन इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल में आप जानते हैं क्या क्या आता है? आईवी आता है, यानी कि इंट्रावेनस, यानी आप दवा को डायरेक्टली वेन में डाल दे रहे हैं। समझ रहे हैं? तो जब आप डायरेक्टली वेन में डाल दे रहे हैं, तो वो दवा इंटेस्टीन की तरफ नहीं जा रहा है, यानी कि इंटेस्टीन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जा रहा है, आपने डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डाल दिया। तो आईवी। दूसरा आईएम, आईएम भी क्या है? पारेंटेरल है। ठीक। एक और होता है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, ठीक है। तो ये सारे इंजेक्टेबल वे हैं, है ना, ये सारे पारेंटरल हैं, और इनको हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। नॉन इंजेक्टेबल में क्या क्या होता है? जैसे अगर आप किसी दवा को सबलिंगुअल दें, कैसे दें? सबलिंगुअल, यानी कि आपने क्या किया, टंग के नीचे दवा को रख लिया। सब का मतलब नीचे, लिंगुआ का मतलब होता है टंग। तो टंग के नीचे आपने दवा रख लिया, तो देखिए क्या होता है कि ये आपका टंग है, ठीक है। इस टंग के नीचे में लिंगुअल वेन होता है। यहाँ पर क्या होता है? कौन सा वेन होता है? लिंगुअल वेन होता है। तो जो आप दवा टंग के नीचे रखते हैं,
वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, कैसे, लिंगुअल वेन से। तो डायरेक्टली वो दवा धीरे धीरे कहाँ जा रहा होता है, ब्लड में जा रहा होता है, लिंगुअल कैपिलरी में जा रहा होता है। तो यहाँ भी ये क्या हो गया, पारेंटेरल हो गया। देखिए, सब लिंगुअल दवा देने के बहुत से फायदे हैं। अब इसका एक एग्जांपल हम आपको बताएं। एक दवा होती है एनटीजी, एनटीजी यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन। जो लोग भी आईसीयू में काम करते हैं वो इस दवा से खूब अच्छे से वाकिफ हैं। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, ये एक्यूट एमआई में देते हैं। एक्यूट मायोकार्डियल इंफाक्शन अगर हो गया किसी को, तो उसमें नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। दर्द निवारक दवा है, यानी दर्द को ठीक करती है। देखिए, इसके कितने फायदे हैं। एक फायदा क्या है कि ये एंटीजी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड है। अक्सर जो एक्यूट एमआई का पेन होता है, एक्यूट एंजाइना जो होता है, वो अक्सर घर में होता है। ठीक है, तो जब घर में होता है तो आपको खुद दवा लेना है। तो अगर आप इंजेक्टेबल लेंगे, ले नहीं पाएंगे घर में, खुद से इंजेक्टेबल नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपको ऐसी दवा कोई चाहिए जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड हो और उसका फास्ट एक्शन हो। तो ये डायरेक्टली ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब होता है। तो ये क्या है, इसका भी फास्ट एक्शन है। और समझिए एक अच्छी बात और है कि अगर नाइट्रोग्लिसरीन को हम ओरल ले लें, तो ओरली नाइट्रोग्लिसरीन एब्जॉर्ब तो 100% हो जाता है, लेकिन लीवर में जाने के बाद लीवर उसको 99% तोड़ के बाहर निकाल देता है। तो यानी कि 99% लीवर ड्रग को मेटाबोलाइज कर देता है और सिर्फ 1% ही उस सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा पाता है। तो समझ रहे हैं कि नहीं आप। तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली सबलिंगुअली इसको देते हैं। तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड है, फास्ट एक्शन होता है किसका, नाइट्रोग्लिसरीन का, जो भी दवा सबलिंगुअल देते हैं। और एक बात यह है कि आप डोज को खुद से अल्टर कर सकते हैं। खुद से कैसे अल्टर कर सकते हैं, कि आपने टंग के नीचे दवा रखी, 15-20 मिनट बाद जब आपका पेन सबसाइड हो गया तो आप उस दवा को फेंक सकते हैं। आप स्पिट आउट कर दीजिए दवा को। समझ आ रही है बात। तो यू कैन अल्टर द डोज। तो आप डोज को भी अल्टर कर सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें। तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, एंटेरल और पारेंटेरल। पारेंटेरल यानी कि वो रूट है जिसमें दवा इंटेस्टीन में ना जाके डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है, उसको हम कह रहे हैं पारेंटेरल रूट। तो पारेंटेरल में इंजेक्टेबल और नॉन इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल में आईवी होता है, आईएम यानी इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। नॉन इंजेक्टेबल में सबलिंगुअल दवाएं हैं, है ना। सबलिंगुअल का एक एग्जांपल आपको एनटीजी बताया। सबलिंगुअल के अलावे और जो नॉन इंजेक्टेबल पारेंटेरल रूट के थ्रू दवाएं दी जाती हैं, उसका एक और तरीका है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। जो दवाएं ट्रांसडर्मल दिया जाता है, ट्रांसडर्मल, ट्रांसडर्मल देखिए, ट्रांस का मतलब होता है क्रॉस करना, और डर्मल का मतलब होता है स्किन। इसको यूं समझिए कि ये एक आदमी है, ठीक है, इसका ये शोल्डर है, तो यहां पर एक पैच लगा दिया दवा का। ठीक है, क्या कर दिया, पैच लगा दिया, ये एक पैच कर दिया, पैच, ये मेडिकेटेड पैच है। अब ये दवा धीरे धीरे रिस रिस कर इसके ब्लड में जा रहा है, यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं उनमें जा रहा है। तो ये होता है ट्रांसडर्मल रूट। तो ये भी पारेंटेरल रूट है, लेकिन नॉन इंजेक्टेबल है। ठीक है। इसी तरह से आप जो दवा नेजल देते हैं, नेजल, नेजल रूट से कोई दवा देते हैं, अब जैसे एज फॉर एग्जांपल आपको बताए हैं, अगर किसी आदमी को नेजल कंजेशन हो जाए, क्या हो जाए, नेजल कंजेशन, खतरनाक वाला नेजल कंजेशन हो जाए, सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो आप इसको क्या करते हैं, ऑक्सीमेटाजोलिन का पफ देते हैं, आप स्प्रे देते हैं, नेजल स्प्रे देते हैं। क्या देते हैं, नेजल स्प्रे। तो ऑक्सीमेटाजोलिन दवा है, ड्रग है, इसका आता है नेजल स्प्रे। तो ये जब आप नाक में स्प्रे करते हैं, तो वहां पर जो नेजल म्यूकोसा में जो फाइन कैपिलरीज हैं, उनमें वो दवाएं एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो नेजल रूट से भी जो दवा दी जाती है, ये क्या है, ये भी पारेंटेरल रूट है, लेकिन नॉन इंजेक्टेबल। इसके साथ साथ आप जो इनहेलेशनल देते हैं दवा, जैसे आप जानते हैं सालबुटामोल अस्थमा में दिया जाता है। जैसे किसी को अस्थमा है, ठीक है, तो इसके पास देखते होंगे आप, रहता है क्या, सालबुटामोल, सालबुटामोल। ठीक। तो ये क्या करता है, ये इसको जब आप, ये इनहेल करता है इसको, तो अंदर में जो म्यूकोसा है, उस म्यूकोसा के थ्रू ये दवा एब्जॉर्ब होता है और अपने टारगेट साइट पर जाके एक्शन करता है। तो इस तरह से कितने रूट हो गए हमारे, एक बार हम आपको समराइज कर दें।
कितने रूट हो गए? तो पारेंटेरल में इंजेक्टेबल और नॉन इंजेक्टेबल। नॉन इंजेक्टेबल में मैंने आपको बताया सबलिंगुअल, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया ट्रांसडर्मल, ट्रांसडर्मल। फिर मैंने आपको बताया क्या, नेजल रूट। और मैंने आपको बताया इनहेलेशनल रूट। तो ये सारे क्या हैं, रूट ऑफ ड्रग्स हैं। कहाँ चला गया भाई? हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक बार इसको हम लोग सारे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को समराइज करते हैं। देखिए रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो रहा है यार ये। हम्म। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम रोडा लिख रहे हैं शॉर्ट में, या रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में हमने आपको बताया कि मेनली दो तरह का, कौन कौन सा, एक तो हम कहते हैं लोकल और एक को हम कहते हैं सिस्टेमिक। लोकल का मतलब हो गया कि जहां पर प्रॉब्लम है वहां पर बाहर से लगा लिया, उसका ब्लड से कोई लेना देना नहीं है, उसको आपने कह दिया लोकल। लोकल में जो दवाएं देते हैं उनको हम कहते हैं टॉपिकल ड्रग्स। क्या कहते हैं? टॉपिकल ड्रग्स। और टॉपिकल ड्रग्स में आप क्या क्या देते हैं, जैसे कि आप ऑइंटमेंट्स लेते हैं जिसको आप मलहम कहते हैं, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स लेते हैं, और जो जेली सॉल्यूशन टाइप की दवाएं होती हैं वो लेते हैं। वो सारे क्या है, टॉपिकल ड्रग्स हैं, उनका लोकल यूज होता है। सिस्टेमिक रूट फिर आपका फर्दर दो तरह का है। एक होता है एंटेरल, यानी वो सारी दवाएं जिनको जिनको इंटेस्टीन से क्रॉस करना है। और एक होता है पार एंटेरल, यानी वो सारी दवाएं जो इंटेस्टीन को स्किप करके जाती हैं। इसमें हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि जो भी दवा एंटेरल रूट से जाएगा, इसको, यानी कि ओरल और रेक्टल रूट से जाएगा, इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर जाना है। अब देखिए ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, ये बता दें आपको यहीं पर। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, FIRST, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसको समझिए, ये बहुत आसान बात है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। क्या होता है इसमें कि जैसे आपने ओरली कोई दवा ली, ओरली जब आप कोई दवा लेते हैं तो वो दवा, ये ओरल दवा लिया आपने, ये स्टमक में जाएगा, पेट में जाएगा, है ना। और इस दवा को फाइनली यहाँ से जो पोर्टल वेन है वो लेके जाएगा लीवर में। तो दवा फाइनली कहाँ आया, लीवर में आया। तो मान लीजिए आपने कोई दवा लिया 100 मिलीग्राम, ठीक है। तो इस दवा को जाना है फाइनली लीवर में, ओरल जो भी आप दवा ले रहे हैं उसको जाना है लीवर में। जब ये दवा लीवर में जाती है तो लीवर जो है, जैसे मान लीजिए 100 मिलीग्राम है तो 100 मिलीग्राम दवा पहुंची लीवर में। ये 100 मिलीग्राम दवा नहीं पहुंचती है, इसमें से कुछ दवा निकल जाता है कहाँ, बाहर, ठीक। यानी कि सारी दवाएं एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, 100 मिलीग्राम का 100 मिलीग्राम एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो कुछ दवाएं एब्जॉर्ब हो गई, 80 80 mg मान लीजिए एब्जॉर्ब हो गया, और 20 mg चला गया बाहर। अब ये जो 80 mg एब्जॉर्ब हुआ है लीवर में, इस 80 mg में से कुछ दवा तोड़ देता है लीवर, यानी मेटाबोलाइज कर देता है। तो मान लीजिए 20 मिलीग्राम मेटाबोलाइज कर दिया, तो बच गया 60। तो अब ये 60 मिलीग्राम दवा फाइनली कहाँ जाता है, ब्लड में। और फिर ये 60 मिलीग्राम फर्दर एक्शन करता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यानी कि जब दवा एब्जॉर्ब होके लीवर में जाती है तो लीवर उसमें से कुछ दवा को तोड़ देता है, और जो सेफ ड्रग होता है उतना ही ड्रग वो ब्लड में भेजता है। समझ में आई बात? तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो आसान भाषा में समझ लिया आप, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो जो भी दवा आप ओरल ले रहे हैं या एंटेरल रूट से ले रहे हैं उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरना है। लेकिन जो आप पारेंटेरल ले रहे हैं वो तो आप डायरेक्टली ब्लड में डाल दे रहे हैं दवा को। तो जब डायरेक्टली दवा ब्लड में चली जाएगी तो इसको लीवर से होकर गुजरना नहीं है। समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये था ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब आइए फर्दर हम लोग देखते हैं कि आपका जो फार्माकोलॉजी है, समझिए, ये जो फार्माकोलॉजी है इसके दो मेन ब्रांचेस हैं। एक कहते हैं हम फार्मेकोकाइनेटिक्स, एक कहलाता है फार्मेकोकाइनेटिक्स। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है फार्मा, अगर तुम अच्छे से ध्यान से पढ़ते जाओ, एक भी क्लास मत छोड़ो, तो बहुत मजा आ जाएगा।
फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोडायनामिक्स, समझ गए? अब देखो, यहाँ हम लोग फार्मेकोकाइनेटिक्स को पहले देखते हैं अच्छे से। फार्मेकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग। क्या होता है मतलब? इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, यानी कि जब हम दवा खाते हैं तो उस दवा के साथ हमारा बॉडी क्या क्या करता है। समझ में आ रही बात? उसको कहते हैं फार्मेकोकाइनेटिक। तो इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, नहीं जो दवा हमने लिया है ना, उस दवा पे शरीर क्या क्या काम करेगा, है ना, उसको हम कह रहे हैं फार्मेकोकाइनेटिक। और फार्मेकोडायनेमिक क्या कहलाता है? इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, समझ गए? तो फार्मेकोडायनेमिक में, पूरा का पूरा फार्मेकोडायनेमिक में हम सिर्फ इसी को डिटेल्ड पढ़ते हैं कि दवा का शरीर पर क्या क्या असर हो रहा है। और फार्मेकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं कि शरीर दवा पे क्या क्या काम कर रहा है ना, शरीर का दवा पर क्या क्या प्रभाव हो रहा है, उसको हम क्या पढ़ते हैं फार्मेकोकाइनेटिक में। तो फार्मेकोकाइनेटिक में जो हम मेन चीजें पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ए, डी, एम और ई। ए, डी, एम और ई। देखो ध्यान से, ए का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, यानी जो दवा लिया उसका होगा एब्जॉर्प्शन, जो दवा आपने खाया उसका होगा एब्जॉर्प्शन। फिर होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। और एम फॉर होगा आपका मेटाबॉलिज्म। क्या होगा? एम फॉर होगा मेटाबॉलिज्म। और ई फॉर होगा उसका एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। समझ गए? तो आपको दो तरह की चीजें लिखी हुई मिलेंगी, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा ADME, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा A, D और E। इसका क्या मतलब हो गया? ए फॉर हुआ वही सेम एब्जॉर्प्शन, डी फॉर हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, और ई फॉर यहाँ होता है एलिमिनेशन। तो जहां कहीं आप एलिमिनेशन ऑफ ड्रग समझिए, एलिमिनेशन ऑफ ड्रग जहां कहीं भी लिखा हुआ आपको मिले, तो उसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब आप समझिए कि इसमें मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों बात सम्मिलित है। यानी एलिमिनेशन का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन। बात समझ गए कि नहीं? तो दोनों में से कोई भी चीज कहीं लिखा हुआ मिले, आप सीधे समझ जाइए कि वो फार्माकोकाइनेटिक की बात हो रही है। यानी एब्जॉर्प्शन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ठीक है, एब्जॉर्प्शन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, और क्या देखेंगे? एलिमिनेशन देखेंगे, यानी कि एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो ये फार्माकोकाइनेटिक में हम पूरा यही चीज पढ़ने जा रहे हैं। समझ गए? फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग यही चीज पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो भाई, एब्जॉर्प्शन क्या होता है इसको समझते हैं। देखो जैसे मान लो कि ये कोई स्टमक है, इंटेस्टीन है, किसी ने कोई दवा खाई, ये दवा खाई किसी ने, ठीक है। अब ये दवा जो है फाइनली कहाँ आएगा? स्टमक में आएगा, ठीक। स्टमक से ये इंटेस्टीन में जाएगा। अब फाइनली ये दवा, एब्जॉर्प्शन, अब हम देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन, पहले ये समझ लो क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं। अब एब्जॉर्प्शन को सिंपली हम कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ ड्रग। क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड। समझ आ रही बात? फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड। क्या समझे? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि दवाओं का मूवमेंट कहाँ से कहाँ, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपने जिस दवा को जिस रूट से लिया है ना, तो जहां दवा को लिया है जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां से जब वो दवा ब्लड में चली जाए
तो समझिए कि दवा एब्जॉर्ब हो गई, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। समझ में आई बात? तो ये दवा आपने खाई, ये दवा यहाँ से ब्लड में आ गई, तो ब्लड में आ गई तो इस दवा का क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। तो ये इतनी सी बात है। यानी कि एब्जॉर्प्शन में इस दवा को मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ पहुंचना है, ब्लड में पहुंचना है। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में पहुंच जाएगा। तो ये हो गया क्या हमारा, एब्जॉर्प्शन। अब देखिए एक चीज आपको समझाए हैं, एब्जॉर्प्शन इतना सीधा नहीं है। इसमें समझिए कि सेम, जब सेम मीडियम होगा, अब दवा को यहां से यहां पहुंचने के लिए, यानी कि स्टमक से या फिर इंटेस्टीन से या फिर एलिमेंट्री कैनाल से दवा को ब्लड वेसल्स में पहुंचने के लिए मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना होगा। ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो एक बात समझिए कि जब भी सेम मीडियम होगा तभी वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। सेम मीडियम होगा तभी वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। इसका क्या मतलब है, देखो अगले स्लाइड में बताते हैं तुमको सेम मीडियम कहने का क्या मतलब है। जैसे तुम जानते हो कि ये स्टमक है ना, तो स्टमक का मीडियम कैसा होता है, तुम जानते हो कैसा होता है स्टमक का मीडियम, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो जब तुम ऐसी दवा लोगे जो दवा खुद एसिडिक हो, जैसे ये तुमने कोई दवा ली, तुमने ये कोई दवा ली और ये दवा एसिडिक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुमको बता दे, एस्पिरिन लिया तुमने, क्या लिया, एस्पिरिन। तुमने खाया एस्पिरिन, तो एस्पिरिन एक एसिडिक दवा है, ठीक, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। तो स्टमक में भी मीडियम कैसा है, एसिडिक है। तो जब एसिडिक दवा लोगे और उसको एसिडिक मीडियम मिल जाएगा तो ये यहां से मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में एंटर कर जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि जब सेम मीडियम होगा, सेम मीडियम, किसका किसका सेम मीडियम, ड्रग का मीडियम सेम हो और दवा जहां पर गया है वहां का मीडियम सेम हो, यानी साइट का मीडियम सेम हो, है ना, तो इस टाइम में वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसी दवा ले लो जो बेसिक हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुमने मॉर्फिन ले ली, तो मॉर्फिन एक बेसिक ड्रग है। बेसिक यानी कि जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो। तो ऐसी दवा स्टमक से एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो दवा नीचे आ जाएगी। ये दवा नीचे आ गई, ये मॉर्फिन है। तो अब तुम जानते हो कि इंटेस्टीन का मीडियम कैसा होता है, इंटेस्टीन का मीडियम बेसिक होता है। तो अब यहां सेम मीडियम मिला, तो यहां से अब ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ पहुंच जाएगा, ब्लड, सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंच जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो जब साइड सेम हो तो दवा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी। क्लियर होगी बात? तो क्या समझिए, एब्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करता है, एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन, ये ध्यान से समझिए, एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन, एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन, पहली बात लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी, यानी कि यहाँ आप समझते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड का है। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी अगर है दवा में तो वो क्या करेगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। समझ में आ रही बात, इजिली क्रॉस द मेम्ब्रेन। अब इसको थोड़ा और हम समझाने की कोशिश करें, तो जैसे मान लो वाटर है, ठीक है, वाटर है, तो ये भी वाटर है। तो इसको तुम क्या कहते हो, अनआयोनाइज्ड, अनआयोनाइज्ड फॉर्म, इसको हम कहते हैं अनआयोनाइज आयोनाइज फॉर्म। लेकिन यही अगर टूट जाए किसमें, H प्लस में और हाइड्रोक्सिल आयन में, OH आयन में, तो इसको तुम कह देते हो आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ वाटर। दोनों ही वाटर है लेकिन ये एक आयोनाइज्ड फॉर्म है और एक अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। उसी तरह जैसे कुछ कोई ड्रग ले लो, जैसे मान लो HX है, ये एक ड्रग मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक हो गया किसमें, H प्लस में और प्लस X माइनस में। तो ये क्या हो गया, ये आयोनाइज्ड हो गया और ये अनआयोनाइज्ड हो गया, ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म हो गई। तो जब भी दवा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा तो ये क्या होगा, लिपिड सॉल्युबल होगा। याद रखो, ये आता है एग्जाम्स में कि दवाएं जो हैं किस फॉर्म में लिपिड सॉल्युबल होती हैं। तो किस फॉर्म में होती हैं, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, अनआयोनाइज्ड फॉर्म, व्हेन इट इज इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म, अनआयोनाइज्ड फॉर्म, देन इट इज लिपिड सॉल्युबल। और जब भी आयोनाइज्ड होगा
तो ये होता है वाटर सॉल्युबल, इट इज वाटर सॉल्युबल। समझ में आ गई बात? तो याद रखो, कोई भी दवा जो वाटर सॉल्युबल होगा वो इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, करेगा भी तो बहुत थोड़ा करेगा। लेकिन जब वो लिपिड सॉल्युबल होगा तो वो इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो तुमसे ये पूछा जाएगा कि कैसी दवाओं की सॉल्युबिलिटी, कैसी दवाओं का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, लिपिड सॉल्युबल का कि वाटर सॉल्युबल का? तो तुम कहोगे कि लिपिड सॉल्युबल का। क्यों? क्योंकि लिपिड सॉल्युबल अनआयनाइज होता है और ये इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। लेकिन अनआयनाइज फॉर्म जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, तो आप ये बात आप समझ गए अब, कि मान लीजिए कि ये दो मीडियम हम आपको दे रहे हैं, ये आपको दिया, ये लिखा हमने ड्रग और ये लिखा मीडियम और ये लिखा आपको मेम्ब्रेन। ड्रग, मीडियम और मेम्ब्रेन। सपोज कि कोई ड्रग है ना, कोई ड्रग ए है, यानी कोई ड्रग एसिडिक है, एसिडिक है, और इसको एसिडिक मीडियम ही मिल गया, माहौल भी इसको एसिडिक मिल गया, तो ऐसे हाल में ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। ठीक, कोई ड्रग ए है, ड्रग ए। कोई ड्रग बी है और ये कैसा है, बेसिक है। क्या है? बेसिक है। तो इसको माहौल अगर बेसिक मिल गया तो ये भी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, यानी कि सेम मीडियम है ड्रग का भी, और जो मीडियम जहां पर ड्रग है वहां का भी, तभी वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। ये बात समझ गया तुम? लेकिन अगर मान लो कोई ड्रग सी है और ये एसिडिक है और इसको मीडियम बेसिक मिला, तो क्या ये कर पाएगा? नहीं, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। कोई ड्रग डी है, वो बेसिक है लेकिन इसको माहौल मिल गया एसिडिक, तो क्या ये भी कर पाएगा? तो नहीं, भी क्रॉस नहीं कर पाएगा मेम्ब्रेन को। तो मेम्ब्रेन को क्रॉस करना एब्जॉर्प्शन के लिए नेसेसरी है, मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा तभी एब्जॉर्ब होगा। तो आप यहां से ये बात समझ गए कि एब्जॉर्प्शन कितना ज्यादा होगा ये डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है। पहली बात। दूसरी बात, लिपिड सॉल्युबिलिटी है कि नहीं है। अगर लिपिड सॉल्युबल है तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, अगर वाटर सॉल्युबल है तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा। ये बात समझ गए होगे आप लोग? बोलो भाई, अच्छा लग रहा है? यस और नो बताओ। और ये एस्पिरिन और उसकी कहानी याद रखना। एस्पिरिन और, जैसे तुमको अभी एग्जांपल बताए थे एस्पिरिन और मॉर्फिन का, कि एस्पिरिन एसिडिक दवा है, मॉर्फिन बेसिक दवा है। चलिए, ये एक टर्म हमारा कंप्लीट हुआ, एब्जॉर्प्शन। इसमें जो दूसरी चीज है एक, जिसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। आज एक ही लिंक शेयर किए हैं, आज एक ही क्लास होगी, क्योंकि बारिश का माहौल है, हम यहीं रुक गए हैं, तो निकलेंगे हम भी रूम पर, दूर जाना होता है। ठीक है? तो ये देखो, बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, इसका मतलब समझो। बायो अवेलेबिलिटी क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आपने दवा चाहे मर्जी कितना भी खाया हो, लेकिन वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कितना मिला, यानी कि वो बायोलॉजिकली अवेलेबल कितना है, यानी कि कितनी दवा है जो अब काम करेगी, है ना। अमाउंट ऑफ ड्रग, अमाउंट ऑफ ड्रग रीचेस टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी कितनी दवा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंची, सर्कुलेशन फॉर टारगेट साइट, यानी जिस टारगेट साइट के लिए आप दवा दे रहे हैं उसके लिए कितनी दवा ब्लड में पहुंची, उसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। यानी कि अब कितनी दवा अवेलेबल है ब्लड में जो कि काम करेगी, है ना, उसको हम कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। अब देखो इसको कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, ये भी आसान है। देखो, ठीक, ये तुमने कोई दवा ले ली, ये तुमने दवा खा ली 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम। ये वही वाली बात अभी थोड़ी देर पहले तुमको समझा रहे थे। ये आया यहाँ पर 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम से मान लो 20 मिलीग्राम यहीं से बाहर निकल गया, तो 80 मिलीग्राम तुम्हारे लीवर में पहुंचा। अब तुम जानते हो इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करना है, यानी अब 80 मिलीग्राम